नमस्ते। एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के दूसरे लेक्चर पर आप सबका स्वागत है और आज हम मीन वैल्यू थ्योरम्स पर चर्चा करेंगे। चलिए हम कुछ अवधारणाओं को देखते हैं। हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स पर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण अवधारणा यह है जो पिछले लेक्चर की विस्तार है जहां हमने रोल्स थ्योरम पर अध्ययन किया है, और एक अन्य सामान्य मीन वैल्यू थ्योरम या कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जिसकी चर्चा भी आज के लेक्चर में की जाएगी। तो मुझे पिछले लेक्चर से याद करने दो। यदि एक फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल में जारी हो बी और ओपन इंटरवल में ए बी में कोई अंतराल हो और फंक्शनल वैल्यू ए बिंदु और बी बिंदु पर अंतराल के अंतिम बिंदु समान है, तब वहां एक बिंदु सी जो ओपन इंटरवल ए बी में उत्पन्न होता है ताकि डेरिवेटिव्स उसी बिंदु पर समाप्त हो जाए। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस आकृति से बहुत स्पष्ट है। हमारे पास फंक्शन एफ जो कंटिन्यूअस एवं डिफरेंशिएबल है और फंक्शनल वैल्यू ए तथा बी पर दोनों समान है, तब वहां एक पॉइंट सी है जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की ओर देखेंगे तो हमारे पास फंक्शन ए है जो पिछले रोल्स थ्योरम की स्थितियों के समान जारी है और ओपन इंटरवल ए बी में अंतराल विभेदित है। तीसरी शर्त जो फंक्शन दो अंतिम बिंदुओं पर समान था उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, तो यह अधिक व्यापक और कम प्रतिबंधात्मक है और उस मामले में कम से कम एक नंबर सी ओपन इंटरवल ए बी में है ताकि यह क्वोशंट यहाँ एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए जो डेरिवेटिव ए पॉइंट सी पर समान है। तो पहले हम इस लैग्रेंज मीन थ्योरम के जियोमेट्रिकल व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हमारे पास फंक्शन जो ऐसे इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस तथा डिफरेंशिएबल है और तब हम यहाँ ध्यान देंगे कि उसका क्वोशंट क्या हो सकता है। तो अगर हम दोनों बिंदुएं एफ ए पर और एफ बी पर जोड़ेंगे तब हमें यह रेखाखंड मिलेगा। तो रेखाखंड का स्लोप क्या है, चलो कंप्यूट करते हैं। इस स्थिति में यदि मैं यहाँ इस त्रिभुज को खींचता हूँ तो उसकी ऊंचाई यहाँ एफ बी हो सकती है क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस एफ बी है और इस बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी यहाँ एफ ए है, एफ बी माइनस एफ ए। यह त्रिभुज की ऊंचाई है और इसका आधार यहाँ बी माइनस है क्योंकि यहाँ तक की बिंदु बी है और इस बिंदु तक की निर्देशांक की यह बिंदु एफ ए है। यहाँ यही संदर्भ बी माइनस है और यह तो एफ बी माइनस एफ ए है और इसलिए यह क्वोशंट यहाँ एफ बी माइनस एफ है जहाँ बी माइनस है यह परपेंडिकुलर स्थान से विभाजित करने पर वह कोण की टेंजेंट होगी। तो मूल रूप से यह एक्सप्रेशन यहाँ एफ बी माइनस एफ ए जहाँ बी माइनस ए रेखाखंड का स्लोप है जो ए कर्व के दो बिंदुओं के मिलन के लिए हमने खींचा गया है। और यह थ्योरम यही बताता है कि यह एफ प्राइम सी के बराबर होगा। तो स्लोप डोमेन ए से बी में कुछ बिंदु पर हैं। ज्योमेट्रिकल अर्थ यह कि इस विशेष स्थिति में कम से कम एक टेंजेंट होती है और हम यह तीन टेंजेंट्स को देख सकते हैं जो रेखाखंड के समांतर है। यह लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यह बताता है कि कम से कम तो एक बिंदु हो सकती है जहां टेंजेंट इस रेखाखंड के समांतर होगी जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ती है, कर्व के अंतिम पॉइंट्स। तो जैसे मैंने यहां लिखा है कि कम से कम एक टेंजेंट इस इंटरवल में रेखाखंडन से पैरेलल है जो कर्व के अंतिम बिंदुओं के माध्यम से गुजरता है। यदि हम इस फंक्शन को मानते हैं तो इसका प्रूफ बहुत ही सरल है। हाई एक्स जो एफ एक्स के बराबर है एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए और एक्स। तो अगर आप गौर से देखें तो इस फंक्शन पर एक नज़र डालिए। यह दो फंक्शन एफ एक्स माइनस कुछ कांस्टेंट टाइम्स एक्स के सामान्य अंतर है। अगर एफ बंद इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी और एक्स में डिफरेंशिएबल है और फंक्शन ए जो उन इंटरवल्स में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है
तब यह डिफरेंस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस रहता है और ओपन इंटरवल ए बी में विभेदक रहता है। तो इस फंक्शन को सेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप यहां कंप्यूट करेंगे, उदाहरण के लिए अगर फाई पॉइंट ए पर है और फाई पॉइंट बी पर है, तब मान लीजिए कि यह दोनों वैल्यूज भी समान है। तो ए पर फाई सिर्फ यही कि एफ है माइनस एफ बी माइनस एफ है और बी माइनस ए से विभाजित किया गया और पॉइंट ए पर, ताकि यहां पॉइंट ए होगा। तो अगर मैं इसको सरल बना दूं, तब यह बी ए माइनस ए और फिर माइनस ए एफ बी और माइनस ए एफ ए और उसका विभाजन बी माइनस ए से होगा। तो अगर यह ए एफ ए रद्द होगा और तब हमें बी एफ ए माइनस ए एफ बी ओवर बी माइनस ए मिलेगा। और अगर मैं यहाँ एफ बी कंप्यूट करूँ तो यहाँ आपके पास रहेगा एफ बी माइनस यह क्वोशंट एफ बी माइनस एफ है और उसकी विभाजन बी माइनस ए से की जाएगी और तब यहाँ भी रहेगा। तो अगर मैं अब यह एफ बी माइनस ए एफ बी माइनस बी एफ बी और प्लस बी एफ ए का विभाजन यह बी माइनस ए से करके उसे सरल बनाऊं, इस मामले में बी एफ बी कैंसिल हो जाएगा और हमें बी एफ ए माइनस ए एफ बी ओवर बी माइनस ए मिलेगा। पिछले मामले में भी हमें बी एफ ए माइनस ए एफ बी ओवर बी माइनस ए मिला। तो फंक्शन उसी वैल्यू ए और बी को ले रहा है। और अगर हम फिर से याद करें तो कंडीशन थी रोल्स थ्योरम के अलावा निरंतरता और डिफरेंशिएबिलिटी दिखाई पड़ते हैं, तब फंक्शन का दो अंतिम बिंदुओं में समान वैल्यू हो सकता है। इस मामले में यह फंक्शन एफ रोल्स थ्योरम की सभी शर्तों को पूरा करता है और इसलिए हम इस फंक्शन फाई एक्स के लिए रोल्स थ्योरम लागू कर सकते हैं। तो अब हमें क्या देगा यदि हम यहां व्युत्पन्न लेते हैं, तो फाई प्राइम एक्स माइनस के व्युत्पन्न के बराबर है, यह स्थिर है। यहाँ एफ बी माइनस एफ है और इसे b माइनस ए से भाग देने पर और x का व्युत्पन्न 1 होगा। और रोल्स थ्योरम कहता है कि वहां एक बिंदु होगा जहां फंक्शन का व्युत्पन्न 0 होगा। इस मामले में अब यदि हम रोल्स थ्योरम को लागू करते हैं तो फाई प्राइम सी 0 होगा और कुछ c के लिए खुले अंतराल में ए b होगा, और जिसका अर्थ है कि यह 0 है। और यह लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है कि एफ प्राइम सी एफ बी माइनस एफ ए के बराबर होगा जहां ए 0 के बराबर है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सिद्ध करने के लिए यहाँ इस फंक्शन का निर्माण महत्वपूर्ण था और यह फाई यहाँ रोल्स थ्योरम के सभी गुणों को संतुष्ट करता है और हम इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम को लागू कर सकते हैं और हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का वांछित परिणाम मिल गया। इसलिए एक और सामान्यीकृत मीन वैल्यू थ्योरम है जिसे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। तो यहाँ हम एक के बजाय दो फंक्शन पर विचार करेंगे। इसलिए यदि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हैं और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हैं, और जी पर एक और शर्त है कि जी प्राइम जी का डेरिवेटिव कहीं भी गायब नहीं होता है इंटरवल के अंदर, तो ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ यह क्वोशंट एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए पॉइंट सी पर एफ और जी के डेरिवेटिव के अनुपात के बराबर है। प्रमाण फिर से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के पहले के प्रमाण के समान है और इस मामले में हम इस फंक्शन को सेट करते हैं या एक फंक्शन को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि यह फाई एक्स यहाँ एक एक्स माइनस एफ ए माइनस इस भागफल के बराबर है जो इस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के परिणाम में आ रहा है।
और जी एक्स माइनस जी ए से गुणा किया गया है। इसलिए फिर से समान आर्गुमेंट एफ और जी के बाद से वे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हैं और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हैं। इसलिए दिए गए इंटरवल में फाई भी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ फाई क्या है, जो कि एफ ए माइनस एफ ए है, तो यहाँ शून्य है और जी ए माइनस जी ए भी शून्य है, तो सब कुछ शून्य है। तो फाई ए शून्य है और फाई बी जो एफ बी माइनस एफ है और जी बी माइनस जी ए है, तो यह जी बी माइनस जी ए इस जी बी माइनस जी ए के साथ रद्द हो जाएगा और फिर हमें एफ बी माइनस एफ ए माइनस यह एफ बी माइनस एफ ए मिलेगा, जो फिर से शून्य है। तो इस मामले में फाई ए शून्य है और फाई बी शून्य है और फाई रोल्स थ्योरम की सभी शर्तों को पूरा करता है और इसलिए हम इस फंक्शन फाई एक्स पर रोल्स थ्योरम लागू कर सकते हैं। इसलिए रोल्स थ्योरम को लागू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ एक बात है कि हमें यह बताना होगा कि यह फाई अच्छी तरह से परिभाषित है, क्योंकि यह जी बी माइनस जी ए शून्य पर नहीं जाना चाहिए, अर्थात जी बी जी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि जी बी जी ए के बराबर क्यों नहीं हो सकता है। हमने इस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की मान्यताओं में सीधे तौर पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन फिर एक अतिरिक्त शर्त यह थी कि जी प्राइम एक्स इंटरवल के अंदर कहीं भी गायब नहीं होता है। इसलिए यदि यह जी बी जी ए के बराबर है, इस मामले में हम फिर से रोल्स थ्योरम को फंक्शन जी पर लागू कर सकते हैं, जो कहेगा कि ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी होगा जहां डेरिवेटिव गायब हो जाएगा। लेकिन थ्योरम की धारणा के अनुसार जी प्राइम इंटरवल के अंदर कहीं भी गायब नहीं होता है, तो यह बराबर नहीं हो सकता। तो यह होगा, ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी कि यह जी बी जी ए के बराबर हो जाए और यह इन्फिनिटी हो जाए। इसलिए फंक्शन अच्छी तरह से परिभाषित है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यह कंटिन्यूअस है और जी बी फाई ए फाई बी के बराबर है। इसलिए रोल्स थ्योरम की सभी शर्तें इस फंक्शन फाई एक्स के लिए संतुष्ट हैं। इसलिए यदि हम रोल्स थ्योरम को अब फंक्शन पर लागू करते हैं, तो हमें ठीक वही परिणाम मिलेगा जो यहाँ दिया गया है, क्योंकि फाई प्राइम एक्स एफ का डेरिवेटिव होगा और फिर यह यहाँ एक कांस्टेंट है और फिर से यह व्यंजक और जी का डेरिवेटिव है। तो यह फिर से क्या होगा? तो चलिए मैं इस बिंदु पर आता हूं, तो फाई प्राइम एक्स होगा एट प्राइम एक्स माइनस यह शून्य माइनस यह कोशंट यहाँ एफ बी माइनस यह एफ ए जी बी माइनस एस जी ए के ऊपर और फिर यह जी प्राइम एक्स। और रोल्स थ्योरम कहता है कि पॉइंट एक्स पर यह सी के बराबर है, यह शून्य के बराबर है। तो हमें तब क्या मिलता है? फाई प्राइम सी और इस जी प्राइम सी से विभाजित कर एफ बी माइनस एफ ए के ऊपर इस जी बी और माइनस जी ए के बराबर है। वह कॉची मीन वैल्यू थ्योरम या सामान्यीकृत मीन वैल्यू थ्योरम है। यदि अब हम ज्योमेट्रिकल अर्थ या इस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में चर्चा करें, इसलिए यहाँ अब हम इस पैरामीट्रिक कर्व पर विचार करते हैं जो x द्वारा दिया गया है, जो जी टी के बराबर है। g वहाँ दिया गया फंक्शन है, लेकिन मैंने इस पैरामीटर t को पेश किया है जो आमतौर पर पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए उपयोग किया जाता है, और y दूसरे फंक्शन f t के बराबर है और t इस बंद इंटरवल में a से b में बदलता रहता है। तो इस पैरामीट्रिक कर्व को आप t के मूल्यों को बदलकर ट्रेस कर सकते हैं। यदि उदाहरण के लिए टी ए के बराबर है, तो हमारे पास इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जी ए और y कोऑर्डिनेट एफ ए है। तो यह पॉइंट जी ए एफ ए है और फिर यदि हम t को बदलते हैं तो हम मूल रूप से इस कर्व पर आगे बढ़ेंगे। आप इस कर्व का पता लगाएंगे और जब तक हम यहाँ अंतिम पॉइंट तक नहीं पहुँच जाते, टी बी के बराबर है, जो कि जी बी एफ बी द्वारा दिया गया है। अब ज्योमेट्रिकल का अर्थ
लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर पहले के परिणाम के समान है। यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को इस रेखाखंड से मिला दें तो यह थ्योरम कहता है कि तो सबसे पहले इस रेखाखंड की ढलान इस एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए के ऊपर होने द्वारा दी जाएगी। उसी तर्क के कारण जैसे कि हमने पहले चर्चा की है, ऊंचाई एफ बी माइनस एफ ए होगी और इस ट्रायंगल का आधार जी बी माइनस जी ए होगा। तो यह इस रेखाखंड की ढलान है। और फिर दाईं ओर यहाँ कहता है कि इस कर्व पर कम से कम एक पॉइंट होगा जहां टेंजेंट इस भागफल रेखा के समानांतर होगी। इसलिए यदि आप करीब से देखें तो यह एफ प्राइम सी ओवर जी प्राइम सी और कुछ नहीं है बल्कि किसी पॉइंट सी पर टेंजेंट रेखा की ढलान है। क्योंकि स्लोप की गणना किसी बिंदु पर की जाएगी यहाँ डी वाई के ऊपर डी एक्स पैरामीट्रिक कर्व के लिए बराबर है, तो यह डी वाई के ऊपर डी टी होगा और डी एक्स के ऊपर डी टी से भाग दिया जाता है या वाई प्राइम टी एक्स प्राइम टी से विभाजित किया जाता है और यह y मूल रूप से f है। तो यहाँ आपके पास f प्राइम टी जी प्राइम टी के ऊपर है और यह थ्योरम कहती है कि इंटरवल में कहीं न कहीं एक पॉइंट होगा, इसलिए टी सी के बराबर है। इसलिए हम इस टेंजेंट रेखा के यहाँ इस स्लोप को f प्राइम के रूप में c पर g प्राइम की से विभाजित करके प्राप्त करेंगे। और अब मुझे इस पॉइंट पर संक्षेप प्रस्तुत करने दें जो हमने आज सीखा है। इसलिए हम सामान्यीकृत मीन वैल्यू थ्योरम पर चर्चा करते हैं जो यह था एफ बी माइनस एफ ए ओवर जी बी माइनस जी ए बराबर एफ प्राइम सी ओवर जी प्राइम सी। और अब क्या होगा यदि जी एक्स एक्स के बराबर है तो जी एक्स एक्स के बराबर है, जिसका अर्थ है कि यहाँ आपके पास यह जी बी बी के बराबर होगा और यह जी ए के बराबर होगा और जी प्राइम एक्स यहाँ केवल एक होगा। तो हमें इस मामले में क्या मिलता है? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि वह निष्कर्ष एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए एफ प्राइम सी के बराबर होगा। इसलिए इस विशेष मामले में जब हम जी एक्स को एक्स के बराबर लेते हैं तो हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम प्राप्त होगा। और इस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का क्या होगा यदि हम एफ बी को एफ ए के बराबर रखें एक अतिरिक्त स्थिति के मुताबिक, तो हमारे पास रोल्स थ्योरम के लिए क्या है? इसलिए एफ बी माइनस एफ ए यह मात्रा यहाँ शून्य हो जाएगी और फिर हमें एफ प्राइम सी शून्य के बराबर प्राप्त होगा। यह सामान्य मीन वैल्यू थ्योरम है। और एक विशेष मामले के रूप में यदि हम फंक्शन जी एक्स को एक्स के बराबर लेते हैं हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम प्राप्त करेंगे। और फिर से यदि हम एक और स्थिति जोड़ते हैं कि एफ बी एफ ए के बराबर है, हम रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम प्राप्त करेंगे जो कि एफ प्राइम सी शून्य के बराबर है। अब हम इस पर जाते हैं। हम इसके कुछ उदाहरणों पर जाएंगे। पहला यह कि मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करके हम यह दिखाएंगे कि यह असमानता कॉस एक्स माइनस है कॉस की पावर वाई एक्स वाई शून्य से कम या बराबर के लिए एक्स माइनस वाई के बराबर या कम है। इसलिए पहले हम ध्यान दें कि जब दोनों बराबर हैं एक्स वाई बराबर हैं तो स्वाभाविक रूप से यह कॉस ई पावर एक्स माइनस कॉस ई शून्य था और शून्य के बराबर है। तो तब समानता में स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होता है जब x और y दोनों समान होते हैं। इसलिए हम मामले पर विचार करेंगे जब वे समान नहीं होंगे। और अब हम f t एक अन्य फंक्शन cos e पावर t पर विचार करते हैं क्योंकि हम मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करके स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम इसे साबित करना चाहते हैं क्योंकि cos e पावर x माइनस cos e पावर y है। इसलिए यदि हम इस फंक्शन f t पर विचार करें तो इस इंटरवल x y में cos e पावर t के बराबर है और स्वाभाविक रूप से हमने मान लिया है कि x y के बराबर नहीं है। और अब हम इस परिणाम पर मीन वैल्यू थ्योरम लागू करते हैं। हमें क्या मिलेगा? cos e पावर x माइनस cos e पावर y x माइनस y के बराबर है इस इंटरवल ओपन इंटरवल
इंटरवल एस वाई में कोई पॉइंट होगा और इस भागफल का वैल्यू एफ प्राइम सी के बराबर होगा। यह लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है और अब हम इस डेरिवेटिव का अनुमान लगाएंगे क्योंकि डेरिवेटिव एफ टी की गणना कर सकते हैं जो है cos e पावर, इसलिए दोनों तरफ का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हुए हमें यह cos e पावर x माइनस cos e पावर y मिलता है और यह एब्सोल्यूट वैल्यू दाहिने हाथ की ओर ले जाएगा तो x माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू और इस f प्राइम का एब्सोल्यूट वैल्यू तो f प्राइम कुछ भी नहीं बल्कि साइन माइनस साइन e पावर t गुणा e पावर t है। एब्सोल्यूट वैल्यू के कारण हमने इस माइनस साइन को ध्यान में नहीं रखा है। हमारे पास e पावर c साइन e पावर c है क्योंकि यह डेरिवेटिव का मूल्यांकन पॉइंट c पर किया जाना है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि यदि हम इस व्यंजक का अधिकतम वैल्यू यहाँ लेते हैं, इसलिए c x से y में भिन्न होता है, इसलिए हमने c को इस x से y तक ले लिया है और हम इसका अधिकतम वैल्यू लेंगे और ध्यान दें कि c इस x y ओपन इंटरवल से संबंधित है। यह मूल रूप से एक निगेटिव संख्या है, c शून्य से कम है क्योंकि x और y दोनों शून्य के बराबर या कम हैं और इसलिए c ओपन इंटरवल में शून्य से सख्ती से कम होगा। इसलिए साइन हमेशा 1 के द्वारा स्थापित किया जाता है। हमारे पास साइन फंक्शन के बराबर या कम है और e पावर c इस निगेटिव तर्क c के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 1 से कम होगा क्योंकि e पावर 0 1 है और सभी के लिए नेगेटिव वैल्यू यह 1 से कम मान लेता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए यह 1 से अधिक लेगा। यह सख्ती से 1 से कम है, यह 1 के बराबर या कम है, इसलिए यहाँ यह एक्सप्रेशन या इस डेरिवेटिव का अधिकतम वैल्यू सख्ती से 1 से बाउंडेड है। इसलिए हमें यह इनइक्वालिटी cos e पावर x माइनस cos e पावर y x माइनस y के एब्सोल्यूट वैल्यू से कम है मिली है, जिसे हम इस परिणाम में साबित करना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण हम इस पर विचार करेंगे कि यह f क्लोज्ड इंटरवल -2 से 2 पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इस प्रकार वैल्यू दिया गया है कि -2 1 f बराबर है जिसे 2 के रूप में 5 के रूप में दिया गया है और यहाँ एक और जानकारी है कि f प्राइम x इस इंटरवल में x के सभी मूल्यों के लिए 1 से 2 तक सीमित है और मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करके हम 0 पर फंक्शन का वैल्यू जानना चाहते हैं। यदि हम इस समस्या पर एक नज़र डालें और हम f0 का वैल्यू जानना चाहते हैं, इसलिए हमें इंटरवल में 2 से 0 और 2 से 0 के इंटरवल में मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लागू करने की आवश्यकता है और फिर हम प्राप्त करेंगे इस f0 पर कुछ अनुमान। यदि हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को -2 से 0 इंटरवल पर लागू करते हैं, हमें जो मिलता है वह है f0 माइनस f -2 भाग 0 -2 जो कि बराबर होता है कुछ c1 मौजूद होगा खुले इंटरवल में -2 से 0, इसलिए कि यह वैल्यू उस पॉइंट c1 पर डेरिवेटिव के बराबर होगा। अब यह डेरिवेटिव यहाँ f प्राइम c1 से बाउंडेड है, इसलिए हम इस f प्राइम c1 का अनुमान जानते हैं, यह हमेशा -1 और 1 के बीच होता है। तो यहाँ यह व्यंजक क्या है, f -2 1 है, f0 -1 और 2 से विभाजित f0 -1 को 2 से विभाजित करके -1 और 1 के बीच स्थित है क्योंकि यह डेरिवेटिव के बराबर है और डेरिवेटिव 1 के बराबर से कम से बाउंडेड है। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसलिए यहाँ यह व्यंजक -1 और 1 के बीच है। अब यदि हम इस 2 को दोनों ओर से गुणा करें तो हम यहाँ इस असमानता से 2 को गुणा कर सकते हैं। हमें -2 f0 -1 के बराबर या कम से 2 के बराबर या कम मिलेगा और फिर हम इस 1 को इनइक्वालिटी में जोड़ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ 3 f0 के बराबर या कम और बराबर या कम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ -2 3 + 1 था, इसी तरह -1 और फिर यहाँ 2 और फिर +1 हमें मिलेगा। इस इनइक्वालिटी में से हम पाएंगे कि f0 -1 और 3 के बीच स्थित है। फिर से यदि आप इंटरवल 0 से 2 में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करते हैं, 0 से 2 के इंटरवल में हमें f2 माइनस यह f0 के ऊपर 2 -0 के बराबर मिलेगा पॉइंट c2 के पहले डेरिवेटिव के बराबर। तो
यहाँ फिर से f2 5 को जानता है, 5 माइनस f0 2 के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ क्या है? हमारे पास f2 को 5 के रूप में दिया गया है और इस f0 को 2 से विभाजित किया गया है, और यह वैल्यू फिर से -1 और 1 से बाउंडेड है। तो हमें यह यहाँ 1 माइनस 2 मिला है और 5 माइनस इस f0 से कम या बराबर है और माइनस वो। इसका मतलब है कि यह -7 माइनस f0 और -3 होगा। इसलिए यदि आप -1 से गुणा करते हैं तो इनइक्वालिटी f0 से 7 कम और वहाँ 3 से कम बदल जाएगी। तो यह इनइक्वालिटी अब हम प्राप्त करेंगे कि f0 3 के बराबर से बड़ा और 7 के बराबर या कम है। यह वह है जो कहता है कि वे f0 3 से बड़ा या बराबर है लेकिन 7 के बराबर या कम है। पहले की इनइक्वालिटी कहती है कि f0 3 से कम या बराबर है। तो इन दो असमानताओं से यहाँ f0 3 से कम है और f0 3 से बड़ा है। हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि f0 को 3 होना चाहिए। इसलिए f0 को 3 होना चाहिए। हमें फ़ंक्शन के मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करके 0 पर वैल्यू प्राप्त हुआ, यह देखते हुए कि वे डेरिवेटिव और अंतिम पॉइंट वैल्यू दिए गए थे। अंतिम उदाहरण यहाँ फ़ंक्शन f जो अब संतुष्ट करता है कि डेरिवेटिव 5 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 ऊपर है और f0 2 है। अब हम f1 की सीमाओं का अनुमान लगाने के लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करना चाहते हैं। इस मामले में f1 का सही वैल्यू संभव नहीं है, इसलिए हम f1 के लिए निचली और ऊपरी सीमा का अनुमान लगाएंगे। इसलिए यदि हम इंटरवल 0 से 1 में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करते हैं क्योंकि हम 1 का अनुमान लगाना चाहते हैं, तो 0 से 1, तो हम इस अंतर 1 से विभाजित f1 माइनस f0 प्राप्त करेंगे और कोई पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के बराबर होगा। इसलिए इस इनइक्वालिटी में से f1 माइनस यह f0 2 है जो f प्राइम c के बराबर है। अब डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव 1 के ऊपर 5 माइनस एक्स वर्ग है, इसलिए f प्राइम c 5 माइनस सी स्क्वायर से 1 ऊपर है। अब बस ध्यान दें कि यहाँ c 0 और 1 के बीच है। इस 1 की निचली सीमा 5 माइनस सी स्क्वायर से अधिक प्राप्त की जाएगी जब हम तब c यह c 0 पर पहुंच जाता है, जिसका अर्थ है कि यह वैल्यू 5 से अधिक 1 से ऊपर होता है, और जब c इंटरवल में इस अधिकतम वैल्यू तक पहुंचता है तो उस स्थिति में यह 4 हो जाएगा और इस 1 के ऊपर 5 माइनस सी स्क्वायर का अधिकतम वैल्यू 1/4 होगा। अब हम जानते हैं कि डेरिवेटिव 1 से 5 और 1 से 4 के बीच होता है। तो डेरिवेटिव f प्राइम c यहाँ क्या है? f1 माइनस 2। इससे हमें यह इनइक्वालिटी मिली कि f1 माइनस 2 1 से 5 और 1 से 4 के बीच होता है, और इसका मतलब है, इसलिए हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं और इसे यहाँ दाईं ओर भी जोड़ना होगा। तो यह हमें f1 से 11 से 5 कम मिलेगा, और फिर अगर हम यहाँ 2 जोड़ते हैं तो यह 9/4 होगा। हमें f1 पर अनुमान मिला है कि यह 11/5 और 9/4 के बीच है। यही संदर्भ है जिसका प्रयोग यहाँ हमने पिस्कुनो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस और क्रिएसजिग एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में किया है। इस तरह आज के हमारे लेक्चर में हमने यह सीखा है कि जेनेरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम और एक विशेष स्थिति के रूप में हम यह g(x) का सब्स्टिट्यूट जो अन्य फंक्शन करते हैं और दूसरा फंक्शन x के रूप में करते हैं, तब हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मिलेगा। और अगर हम एक और अजनमक्शन लेंगे यह कि f है जो f b के बराबर है, तब यह रोल्स थ्योरम होगा जो यह कहता है कि f प्राइम c 0 के समान है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको आज के लेक्चर के लिए।